हूँ ट्रिपल बॉन्ड एन आर डैश एम जी एक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो आर सी आर डैश और डबल बॉन्ड एन माइनस हो जाएगा। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन माइनस हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो क्या? समझ रहे हैं सर। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन करवा दो वाटर का। ये बन जाएगा आपका आर सी आर डैश और डबल बॉन्ड एन ओ एच बन जाएगा। ये एन ओ एच सॉरी एन एच बन जाएगा, एन ओ एच नहीं एन एच बन जाएगा। ठीक, इतनी बात तो समझदारी से आ जाता है। फिर इसमें वाटर का ही रिएक्शन करवाओ एक बार फिर से। वाटर का रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे OH माइनस का अटैक होगा। ये OH माइनस पे अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ देगा। ये बन जाएगा आर सी आर डैश NH माइनस और यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, इतना प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है। और यही H जो है ना यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा आर सी आर डैश NH2 और यहाँ पे बन जाएगा O माइनस। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? समझिए सर। यस सर। इसकी बात तो ठीक है। और फिर से इसका रिएक्शन वाटर के साथ ही करवाओ। तो फिर से इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस आर डैश और ये बन जाता है NH3 प्लस। और जैसे ही NH3 प्लस बना ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके NH3 को निकाल देता है। कीटोन का फॉर्मेशन होता है पहले। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाओगे तो पहले कीटोन बनता है। पहले क्या बनेगा? कीटोन। और फिर जब कीटोन का रिएक्शन फिर से ग्रिग्नार्ड के साथ कराओगे ना तो अल्कोहल बन जाएगा। तो पहले फिर से समझो, अगर आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है उसका रिएक्शन आर एम जी एक्स के साथ करवा रहे हो, पहले ये बनेगा, फिर वाटर के साथ ये बनेगा, फिर वाटर के साथ ये बनेगा, फिर आप वाटर को लेके चलोगे तो NH3 प्लस बनेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता इसलिए अमोनिया यहाँ से गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो पहले कीटोन बनता है। जब साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाया जाता है तो पहले कीटोन बनेगा और फिर कीटोन का रिएक्शन फिर से अगर आप आर डैश एम जी एक्स के साथ करवाते हो ये बनेगा आर सी ओ माइनस आर डैश और आर डैश और फिर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो ये बनेगा आर सी ओ एच आर डैश और आर डैश। ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ से ये एक बात फिर से समझना है कि जब आप साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करते हो तो पहले कीटोन बनेगा और फिर कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा। तो फर्स्ट क्या बनेगा? कीटोन। सीधे सीधे बना सकते हो आप आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर डैश एम जी एक्स। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, अमोनिया गैस बाहर निकलेगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश बन जाएगा। और उसके बाद इसके बाद फिर से ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाओगे तो कीटोन का रिएक्शन तो आप जानते ही हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कीटोन फॉर्म होगा और फिर कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। तो ये रिएक्शन होता है साइनाइड का। ये आपके मॉड्यूल में है नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अलग से टॉपिक एक मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक ही है अपने आप में, तो अलग से जब मिलेगा तो फिर से पढ़ाया जाएगा आपको। तो फिर ये चीजें आपका आसान पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था वो मेनली कार्बोनिल कंपाउंड का ही दिया हुआ है। आपके जो मॉड्यूल है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड का ही दिया हुआ है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एडिशन ऑफ HCN है, एडिशन ऑफ NaHSO3 है। तो ये सिर्फ कार्बोनिल का ही दिया हुआ है। हमने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है वो है SO2, ये CO2, SO3, O2, CN। CN वाले में याद कर सकते हो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पहले कीटोन बनेगा और फिर बाद में वो जाकर अल्कोहल बनता है। ये कीटोन का रिएक्शन होता है, मतलब ये साइनाइड का रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन एक्स्ट्रा है जो आपके मॉड्यूल में नहीं है। तो ये फिर से आएगा आपके पास जब हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही पढ़ाएंगे।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के समय में आपके सामने फिर से ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो अल्कोहल बन गया, प्रोडक्ट बन गया, समझ में भी आ गया, क्लियर भी हो गया। अब आगे की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? सर बस 1 सेकंड लिख लेना सर, बस लास्ट का। हाँ, इसको लिख लीजिए पहले। तो ये पूरी बातें हो गई हमारी। आपने क्या क्या सीखा? एडिशन ऑफ HCl सीखा, मतलब सी सेक्शन हो गया आपका। आज आपका होमवर्क भी ज्यादा आएगा आपके सामने, मैक्सिमम होमवर्क आ जाएगा आपके सामने। तो पहले हम आपको सी सेक्शन पढ़ा दिए हैं, ए सेक्शन हो गया था, बी सेक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो बी सेक्शन में है रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन, ठीक। और वो मेनली ज्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही होगा, एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन, ये पढ़ाने जा रहा हूं मैं। रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये जैसे ही खत्म होगा बी सेक्शन हो जाएगा। और उस बी सेक्शन के बाद हम लोग बात कर लेंगे डी सेक्शन की बात, जो SN2TH वाला है, ठीक। तो खत्म हो जाएगा सर। आपका। हाँ बोलो। सर इसमें लास्ट में NH3 प्लस कहाँ गया? NH3 प्लस बाहर निकल गया अमोनिया के रूप में। लिविंग ग्रुप के अच्छा रूप में अमोनिया गैस के रूप में बाहर जल्दी निकल सकता है। अच्छा सर, ठीक। NH3 प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। अमोनिया बाहर निकल गया, उसको हमने लिखा नहीं, साइड प्रोडक्ट है वो। तो अमोनिया एक साइड प्रोडक्ट है, तो उसकी ज्यादा जरूरत अपने को है नहीं। ठीक सर। अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट की कहानी। कहानी यहाँ तक हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखो जो सेक्शन बी की कवर करेगा। सेक्शन बी के लिए है ये। सेक्शन बी में आपका आता है रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सेक्शन सी हो गया है आपका। सेक्शन सी में हमने तब भी आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, आपके मॉड्यूल में कम ही दिया हुआ है। ये बाद में इसका मतलब आएगा रिएक्शन, क्योंकि बाद में आता है वो रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन पढ़ाओ। देखो एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं पहले तो ये समझ लो। एसिडिक हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन दोनों, एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन दोनों का मीनिंग एक ही तरह का होता है, एक्टिव हाइड्रोजन। थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक। देखो एसिडिक हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है। दोज हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मैंने पिछले बार भी बताया था एसिडिक हाइड्रोजन को। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है दोज हाइड्रोजन which is attached to more electronegative atom, like as, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, हेलोजन हो मोर जाएगा। सब मोर यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है? हाइड्रोजन के कार्बन, रिस्पेक्ट में? कार्बन के रिस्पेक्ट में। कार्बन अच्छा से ठीक ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और कार्बन सर sp। ये मोर मतलब मोस्ट नहीं ना सर? मोर बस का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होना चाहिए। दो हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बोल सकते हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का सेंस थोड़ा क्या हो जाता है ना कि एक पे चला जाता है वो। मोस्ट का मतलब एक पे चला जाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, ये लिख लो, व्हिच इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा वाला। ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जब मोर लगा दिए हैं सर अगर एक ही कंपाउंड में हम्म, सर 2-3 तो दिए हैं जो कि सब निकलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब निकलेगा। तब सर सारे होंगे जो 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 भी सी से ज्यादा होंगे सबके सबके एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल एक्टिव होंगे। देंगे, एकदम निकाल देंगे, सबके हाइड्रोजन ठीक है निकाल सर। देंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब वो होता है कि अगर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन निकलेगा, कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा है तो वो निकलेगा, सल्फर से लगा है तो निकलेगा, हेलोजन से लगा है तो निकलेगा, कार्बन विद sp हाइब्रिडाइज लगा है तो भी वो हाइड्रोजन एसिडिक ही कहलाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। ये रिएक्शन के बारे में मैं आपसे बोल भी रहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा बेस भी है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो हम लोग जो रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कहते हैं इस रिएक्शन को, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा भी, पूछता भी है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड reagent with एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। पूरी मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैंने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन ग्रिगनार्ड से आता ही आता है, फिक्स है। ग्रिगनार्ड से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तक भी आ जाता है, तो ग्रिगनार्ड तो एक क्वेश्चन एकदम 100% मान के चलो कि आएगा ही है। इसलिए ग्रिगनार्ड को अलग टॉपिक में पढ़ाया जाता है। आपको एक मॉड्यूल मिलेगा आगे जाकर, जहाँ मिल गया होगा, उसमें लिखा होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसे करके पूरा एक पूरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी ग्रिगनार्ड का पूरी कहानी यहाँ पे नहीं आया है, पूरी कहानी आ जाएगा लगभग, तभी थोड़ा थोड़ा आ ही गया है, ऐसा नहीं आया है। 60-70% आया है, 30% तो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के टॉपिक में आके बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX, हमने बोला भी था कि RMgX में R माइनस होता है, बस हो गया काम। चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शंस वाइज बात करें अगर हम, तो हर जगह RMgX ले लेते हैं और इसका रिएक्शन ROH के साथ कराते हैं। RMgX का रिएक्शन R-OH ले लेते हैं। R-OH का रिएक्शन RMgX के साथ कराएंगे, क्या बनेगा बताओगे आप, क्या बनेगा? तो R माइनस किसको ट्रैप करेगा, हाइड्रोजन, RH सर, RH बन जाएगा। RH बन जाएगा और RMgX। हाँ MgOH अलग निकल जाएगा और क्या, MgOR- सॉरी यस यस सर। MgOR-X बनेगा। उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखा जाता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेन लिखा जाता है, MgOR- और X ऐसे। बोलो ठीक, बोलो। यस यस सर। यस सर। तो रिएक्शन लिखो वाटर और यहाँ लिखो RMgX, क्या बनेगा? RH बन जाएगा और MgOHX। RH बन जाएगा और MgOH एकदम बहुत सिंपल है, मेहनत ही नहीं करना है आपको। आप लिखो RNH2 और यहाँ लिखो RMgX, यहाँ R डैश लिख लो, तो क्या बनेगा? RH बनेगा सर और RNHMgX। तो एकदम सिंपल है, एकदम कुछ भी नहीं करना है आपको, चलते रहिए, बनते चला जाएगा। R-COOH एक ही प्रोडक्ट ही बताइए सिर्फ आप। वही सर RH और RH RK। पांचवा में D2O है और रिएक्शन है RMgX का, बताइए तो क्या बनेगा? RD। RD बन जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो रिएक्शन होना ही होना है, RD बन जाएगा। चलिए छठा बनाइए, PHOD का रिएक्शन RMgX के साथ कराइए, क्या बनेगा? RD बनेगा सर। फिर से RD ही बनेगा। चलिए आइए 7वें नंबर पे देखिए, 7वें नंबर को देखिए और बताइए CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएक्शन करवाइए RMgX का, बताइए क्या बनेगा? RH बनेगा। आठवां बताइए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CD लिख दें यहाँ पर, CD। रिएक्शन करवाइए RMgX का, क्या बनेगा? RD बनेगा। ऐसे बना लेंगे और क्या, यस ये तो समझ इसके लेंगे। अब थोड़ा सा रिएक्शन और घुमा के देते हैं यहाँ पे, इस रिएक्शन को देखो थोड़ा सा, ये रिएक्शन है और इसका रिएक्शन RMgX के साथ करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दो और कोई बात नहीं है। होगा सर, RH बनेगा। कैसे RH? कैसे? एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? डबल बॉन्ड वाला नहीं है। डबल बॉन्ड वाला एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी होता है, एसपी लेते हैं केवल। इसलिए तब नहीं बनेगा। तो नहीं बनना चाहिए, RH तो नहीं बनेगा।
लेकिन हमने दो शब्द लिखा था, ध्यान नहीं दिया आपने। हमने एसिडिक हाइड्रोजन लिखा था, एक्टिव भी लिखा था। एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव भी लिखा था, दोनों में दोनों है ना। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है। एक्टिव sp3 वाला हूँ। इस sp3 वाला इसलिए एक्टिव है क्योंकि जैसे ही इसको निकालोगे ना आप, ये एरोमेटिक बन जाएगा, यस सर, अभी सर एंटी। सर ये तो है सर। इसीलिए एक्टिव है ये। इस हाइड्रोजन को एक्टिव बोलेंगे, ये हाइड्रोजन जो होगा ना एक्टिव होगा। क्योंकि कोई भी आदमी क्या चाहता है कि किसी को खोने से अगर मेरी स्टेबिलिटी stability चाहता बढ़ है, जाए, स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी के लिए ही चाहता है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कंपाउंड जो है ऐसा बन, जैसे हाइड्रोजन को लॉस होगा ये माइनस बन जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, इसीलिए ये आपका रिएक्शन में एक्टिव हाइड्रोजन का रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा, समझो, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो ये वाला एक स्पेशल केस होता है, CH3 डबल बॉन्ड हो, CH2CO CH3, और यहाँ पे भी अगर हम RMgX डालेंगे ना, ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है, बीच वाला हाइड्रोजन, ये भी एक्टिव में कहलाएगा। क्यों एक्टिव है? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन निकालोगे ना, ये कार्बन आयन जो बनेगा वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में आ जाएगा। यस ये सर। हाइड्रोजन भी क्या होगा? एक्टिव होगा। इसको बोलते हैं बीटा डाई कार्बोनिल। बीटा डाई कार्बोनिल वाला भी हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक हो, तो ये भी RH बना लेगा। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन का केस है। तो दो केस एक्टिव हाइड्रोजन का है। अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा हो तो वो हाइड्रोजन एक्टिव होता है। 9 और 10 का एग्जाम्पल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 9 और 10 जो है ना बच्चों को दिक्कत कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं दिखता है बच्चों को। बच्चे ये कहते हैं कि सर यहाँ पे तो रिएक्शन ऐसा होगा नहीं बेटा, लेकिन एक बार ध्यान जरूर रखना कि 9 और 10 एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे 9 नंबर में एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकलने के बाद अपना एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है। जब तक उसके पास हाइड्रोजन तब तक ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन हाइड्रोजन को लॉस करने से इसकी एरोमेटिसिटी आ रही है और कंपाउंड की स्टेबिलिटी आ रही है। तो कोई क्या ये नहीं चाहेगा कि अपने कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनाई जाए? यस तो सर, क्या निकाल हाइड्रोजन लेगा को चाहेगा लॉस सर। करने में सोचेगा? जैसे मुझे कोई कहे या आप लोग को कोई कहे कि आप रेजोनेंस छोड़ के आप यहाँ चले जाओ, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपको ये महसूस हो कि सही में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कि सही में बढ़ जाएगी सर। यस सर। तो मान लो ऐसा हो तो आपकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ जा रही है तो आप थोड़ा भी उसमें विचार नहीं करोगे, विचार नहीं ये किया बिल्कुल विचार नहीं करेंगे सर। तो फिर आप तुरंत चले जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो ये सब केस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हाइड्रोजन लॉस करने में सोचेगा नहीं जब उसे ये पता चल जाए कि हमारी स्टेबिलिटी इस हाइड्रोजन के निकलने से बढ़ रही है, तो वो हाइड्रोजन को आराम से लूज कर देगा, आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह के हाइड्रोजन को एक्टिव बोलते हैं। ये एसिडिक नहीं है बल्कि एक्टिव है, ठीक है ना। तो दोनों रिएक्शंस होते हैं, एक तो एसिडिक वाला जो और कि सर 10th वाले में क्या केस है? 10th वाले में ये एक्टिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, ये कार्बन पे जब हाइड्रोजन निकलेगा तो माइनस चार्ज आएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को संभाल के रख लेगा, क्योंकि माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना माइनस की स्टेबिलिटी को बरकरार रखे, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक जैसे है मैंने सर। हाइड्रोजन को खोया जरूर, लेकिन हाइड्रोजन को खोने के बाद मुझे संभालने वाले देखो दो दो लोग हैं, ये देख रहे हो, दो लोग ये हाइड्रोजन को संभाल, ये कार्बन को संभाल लेंगे, क्योंकि कार्बन आयन बनेगा ना। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किसके कारण बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, और ये अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में से एक है। संभाल लेंगे, संभाल लेंगे तो हाइड्रोजन को देना गलत नहीं होगा। तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही तो हम लोग मतलब उसको एक्टिव हाइड्रोजन मतलब हटा सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हाइड्रोजन निकालने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तब आप हटा सकते हैं। आपको अगर ऐसा पता चल रहा है कि हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा चीज लॉस किया जाता है। ये बात आपको ही पता है। अगर कोई आपसे बोले कि 10,000 रुपये दो, मैं आपको आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा दूंगा, तो आप 10,000 रुपये देने में सोचोगे क्या? 10,000 रुपये दे दोगे ना, कोई चीज तुरंत दे दोगे। अब वो कहेगा 10,000 रुपये दो, मैं आपको 5 लाख रुपये तुरंत हैंड टू हैंड दे रहा हूँ। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है कि आप ऐसे से एजुकेशन भी देखते ना, एजुकेशन भी देखते थे, कंजुगेट मतलब बेस अगर पे आपके थे। बहुत क्लोज ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे मांग रहे हैं और वो आपको पूरा विश्वास है उनके पास, तो फिर आप नहीं सोचोगे, तुरंत दे दोगे, और आपको फिर आपको पता भी है कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सब कुछ ये इसी पे चलता है। इसे पता था कि हाइड्रोजन मैं दूंगा तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है,
तो हाइड्रोजन को देने में ये चुकेगा नहीं, वो सब चीज होगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन देखना है। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो एक्टिव हाइड्रोजन भी हो या एसिडिक हाइड्रोजन हो, रिएक्शन दोनों में ही होता है। ठीक है, समझ में आया ये बात? एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन समझ जाओगे क्या? आगे सर, आगे समझ। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए अभी और क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको, थोड़ा और समझ में आपको आएगा। ये क्वेश्चन दिखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से यहाँ पे लगा है COOH है, SO3H है, ये OH है, और यहाँ पे COH है, और यहाँ पे भी कुछ लिख लो CO, और यहाँ पे लिख लो CH3, और यहाँ पे कह रहा है कि बताइए CH3MgBr रिएक्शन किया, CH3MgBr रिएक्शन किया, तो पूछ रहा है ये 1 मोल लिया है बेटा, पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये सब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 will be formed, ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बन गए। देखो 3 मोल बनेंगे सर। 3 मोल बनेंगे क्योंकि तीन ही हाइड्रोजन एसिडिक है। ये देखो, एक हाइड्रोजन ये एसिडिक है, एक हाइड्रोजन ये एसिडिक है, और ये हाइड्रोजन एसिडिक, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक। तो 3 मोल CH4 बनेंगे, CH4 CH4 CH4, ये एक्सेस में ले लो, इसको एक्सेस में रख लो। कितने बनेंगे? 3 मोल CH4, 3 CH4, इट मीन्स 1 मोल से 3 मोल। ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे, 3 मोल बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाया जा सकते हैं, बहुत टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अब एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दिया है एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। C5 लिखा है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसको आपको बनाना पड़ेगा। C5 लिखा है, C5H8, C5H8O4 लिखा है, C5H8O4 नहीं, C5H8H12 लिख लेना बेटा यहाँ पे, C5H12O4, C5H12O4 ये A है, और इसका रिएक्शन करवाया है CH3MgBr एक्सेस लेकर, और बोल रहा है ये 1 मोल लिया था, बोल रहा है 4 मोल ऑफ CH4 will be formed, 4 mole of CH4 will be formed. Write the structure of A. Write the structure of A. वही ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे बनेंगे। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, अब ऑप्शन के साथ बना लीजिए एक बार। ठीक, चलिए मेरे साथ ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन, बिना ऑप्शन के बनाने थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। CH3 COOH COH CH2 CH2OH, और नहीं यहाँ पे रुक जाइएगा एक बार, CHOH और CH2OH ऐसे लिखा है बेटा, CHOH, और इसके बाद CH3 ऐसे लिखा है। पहला ऑप्शन ये दिया है, मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया और ऐसे लिख दिया है, 1 2 3 4 5 कार्बन भी है, ठीक है, अपने ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए। दूसरा ऑप्शन दिया है और CH3 CHOH 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 और यहाँ लिखा पहले है, वाले ऑप्शन में हाइड्रोजन कम आ रहा है। तो तो नहीं है। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन देना, ऑप्शन ऑप्शन है तो वो कम ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है।
पूरा मिला के थोड़ी दे देगा वो, पूरा मिला के नहीं देगा ना, तो हो सकता है कम ज्यादा हो, उससे आपको ही समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए मुझे। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखा है तीन हो गया है, 4 हो गया, और 1 2 3 4 CH2OH दे दिया है। कभी 4 कार्बन भी दे सकता है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये दिया है, ऐसे स्वास्तिक बना हुआ है, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन दिया है, ये ऐसे लिख दिया है C COOH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH2OH, 1 2 3 4, और यहाँ लिखा है CH2OH, ऐसे लिख दिया है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको क्या टिक करना चाहिए? थर्ड। सही बच्चों का आंसर थर्ड ही है। मॉलिक्यूलर Yes, फॉर्मूला sir. से काउंटिंग कर Yes, रहे sir. हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से काउंटिंग कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से काउंटिंग कर रहे होंगे ना। कैसे आपने काउंटिंग कैसे करा मुझे बताइए? अगर मैं आपको ऑप्शन नहीं देता तो क्या आप इसको जज कर लेते? तो कुछ मतलब ऐसा नो सर, ट्राई करते सर कुछ एक बनाने। छोटी सी बात, एक छोटी सी क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे दीजिएगा मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि बिना ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन का जवाब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसमें COH ग्रुप आ सकता है? COOH ग्रुप आ सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई नहीं ग्रुप? सर, नहीं सर, कार्बन नहीं सर, वो हाइड्रोजन डिफिशियंसी हाइड्रोजन नहीं है। डिफिशिएंसी कम हो जाएगा ये सर। मतलब इसमें ड्यू 0 है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप सीधा सीधा? जी सर। ड्यू 0 है, और ड्यू 0 है इसका मतलब कोई भी अनसेचुरेशन नहीं आना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं ना आप? हाँ सर। यहाँ पे ड्यू 0 है, ये सबसे पहला काम यही होना चाहिए। कभी भी कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ड्यू से ही होता है। ड्यू ही आपको बताता है कि उस कंपाउंड में अनसेचुरेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे? बोलो। सर ड्यू वो ड्यू आप 2n निकाल, प्लस 2 माइनस अच्छा वो जितने फॉर्मूला हैं देखो। हाइड्रोजन से अच्छा याद ठीक नहीं है तो देख के बता देते हैं वैसे ही। है, देख के बता देते हो? हाँ सर, फॉर्मूला याद करने से अच्छा है आदत ही डालने निकालने की। उससे भी आसान फॉर्मूला, ये तो बहुत, अब तब भी आप वैसे तो निकाल लेंगे आप, या कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में निकालने में थोड़ा टाइम ले लेगा आपसे। जैसे वहाँ पे नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, उससे दिक्कत हो जाएगा आपको। नाइट्रोजन हाँ के सर। केस में वो ट्राईवैलेंट एटम में आ जाता है। फॉर्मूला ये याद रखिए, ड्यू का फॉर्मूला ये याद रखिए। मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, C+1 माइनस H+X माइनस N/2 होता है। C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा ना तो ड्यू की जरूरत जरूर पड़ता है। H का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। X का मतलब होता है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। बस अब इससे निकाल लेंगे ना तो जल्दी बन जाएगा आपसे। अगर आप वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे और फिर आप सोचेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हैलोजन भी तो आ जाता है ना, हैलोजन हाइड्रोजन की तरह ही होता है, और नाइट्रोजन में माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ड्यू निकालेंगे तो कार्बन कितना है 5, तो 5 + 1 करिए, ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने यही फॉर्मूला याद किया। और 2n+1 वाला वो एल्केन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एल्केन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और मॉड्यूल में वही फॉर्मूला दिया है आपके मॉड्यूल में, तो बेकार फॉर्मूला लगता है मुझे। ये अच्छा लगता है मुझे। 5+1 माइनस, देखो H कितना है 12, हेलोजन है 0, नाइट्रोजन है 0/2, तो 6 माइनस 6 सर डी यू क्या है यहाँ पे? ड्यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगर मान लो ड्यू 0 आ गया तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा। ड्यू ड्यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। यस सर। ड्यू से ही पता चलता है कि आपका कंपाउंड किस तरह का होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और अगर ड्यू 0 है
DU 0 मतलब नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, रिंग भी नहीं आएगी। रिंग भी नहीं आएगा, मतलब पाई बॉन्ड नहीं Yes, है, नहीं आएगा। एक अगर DU 1 है तो उसके दो केस होते हैं। DU 1 है, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर 1 रिंग हो सकता one ring. है, ऐसा मतलब होता है DU का। तो विदाउट DU आप किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पहचान ही नहीं सकते। यस सर। 5H12O4 के लिए अब मैं इतना क्लियर था कि COOH तो नहीं आ सकता, क्योंकि COOH में एक DU है जबकि हमारा DU तो 0 है। उसी तरह से अगले वाले में भी DU लिख दिया है, इसमें भी DU लिख दिया है, तो फिर तो मिला जुला के सीधे आंसर थर्ड पे ही जाना चाहिए। तो अगर हम विदाउट ऑप्शन भी करना चाहेंगे तब भी कर लेंगे, हम विदाउट ऑप्शन भी करना चाहेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मुझे DU का नॉलेज है। विदाउट DU आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। DU आपके ये हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए। DU आपको हेल्प करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपके स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होना चाहिए या पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये आपको बताएगा कौन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएगा। कौन बताएगा? डिग्री ऑफ ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो बच्चे जैसा फॉर्मूला याद किए वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो, और जैसे देख लेते हो वो भी ठीक है। मतलब DU देखने आना जरूरी है। मेरा कहने का बस सेंस यही है कि आपको DU देखने आना चाहिए। अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो विदाउट DU आप उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। चलो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिना ऑप्शन का देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिना ऑप्शन के देखो, अगला क्वेश्चन है C9 है, C9H4 है, C9H4 है, ये A लिखा है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3 MgBr और ये 1 मोल है और यहाँ बन रहा है 4 मोल ऑफ CH4, 4 मोल ऑफ CH4 विल बी फॉर्म्ड। ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी आपको आपके मॉडल में मिल जाएगा। C9H4 CH3 MgBr 4 mole of CH4 will be formed. Identify the structure of A. Identify the structure of A. A के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। 4 ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। यस सर। 4 ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो DU से पता चलेगा आपको कितना DU है। Yes, sir. विदाउट DU आप DU 8 था। ये सर DU 8 आ रहा है। यस एक कार्बन के साथ आप C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड से 4 जोड़ दीजिएगा तो 4 एसिटिक हाइड्रोकार्बन का ये फॉर्मूला आएगा। हाइड्रोकार्बन में C ट्रिपल बॉन्ड CH लाना ही पड़ेगा आपको। विदाउट C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका 4 मोल CH पर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये तो बहुत समझदारी वाली बात है, सीधे आ जाएगा। अब यही सब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जब आपके एग्जाम में आ जाता है, इसी अप्रोच का क्वेश्चन आएगा ना, और क्या करके पूछ लेगा वो, पूछेगा तो इसी अप्रोच से पूछेगा ना। अगर मुझे अप्रोच आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में भी बनेगा। ये 9 + 1 -4/2 10 - 2 मतलब 8 आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस कार्बन के साथ आपके बनेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ऑप्शन से बहुत आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन तो देता है, ये देता है। ये ऑप्शन से आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना ऑप्शन के बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड C9H4 का लिखा हुआ है, देखो C9H4 है कि नहीं है। ये CH3 MgBr लेकर कराओगे रिएक्शन तो 4 मोल CH4 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये एक्सेस ले लो तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, आपको हेल्प लेना है पहले तो DU का, और उसके बाद उसको आप जैसे देखा है वैसे आपको आइडेंटिफाई कर देना है। तो C9H4 CH3 MgBr इस तरह से क्वेश्चन देगा तो बनाया जा सकता है। तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन। जब जब आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिखे और बेस दिखे तो रिएक्शन आपको एसिड बेस ही कराना है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन और अदर रिएक्शन से, ऑल अदर रिएक्शन से फास्टर होता है। क्या होता है? फास्टर रिएक्शन होता है।
ये सेक्शन आपके 3 सेक्शन हो गए, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, और लास्ट सेक्शन सेक्शन डी। तो उस रिएक्शन का नाम है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, SN2TH रिएक्शन की बात जो कवर होता है सेक्शन डी में। और सेक्शन डी में जैसे ही ये कवर होगा, आप समझ लीजिए कि आपके एसिड और एसिड डेरिवेटिव NCERT का खत्म हो जाएगा। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव जो NCERT में गिवन है, आप टॉपिक देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव करके लिखा होगा, आपके NCERT में लिखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। आप समझ लेना कि SN2TH में पढ़ाऊंगा, वैसे ही आपका वो खत्म हो जाएगा। आप जाके NCERT देखना चाहेंगे देख लीजिए। तो सेक्शन डी बातें करें। चैप्टर खत्म। ये चैप्टर भी सेक्शन डी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ सर, बस इसी के बाद खत्म। बस खत्म। हाँ तो यही है। ORM1 छोटा टॉपिक है ना, ORM1 छोटा है, ORM2 ORM सब छोटे छोटे टॉपिक है। ऑर्गेनिक बहुत बड़ा थोड़ी होता है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। आपको बस GOC को मजबूत करना है, उसके बाद तो ऑर्गेनिक आसानी से चलता रहता है, चलता कोर्स रहता है। टाइम से इसके लिए 11 क्लासेस दी थी सर, मतलब पता नहीं क्या करते क्या क्या ना? थे दिन? सर। वो कोर्स प्लानर जो मिला है ना, उसमें दिया है ORM1 के लिए 11 क्लासेस। नहीं नहीं, वो आप गलत देखे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 11 क्लास ORM1 में तो देगा यार, ORM1 में है ही क्या कि 11 क्लास दिया जाएगा। भाई सर मॉड्यूल बहुत पतली है सर, सेक्शन बस 4 है। ORM1 में 11 क्लास का कोई सेंस ही नहीं है। ORM1 ORM2 मिला के 11 क्लास ठीक है, इसके लिए ORM1 कहीं 11 क्लास 11 ही लिखा है सर, हाँ 11 ही लिखा है। लिखा है। हाँ। इसलिए होंगे पहले वाले जमाने तो ये रेजोनेंस ORM2 सर में कुछ 10 भी होता रहता ORM2 है में सर 10 यहाँ का पे। लिखा है। ORM1 11 क्लास, ORM2 10 क्लास है, टोटल 21 क्लास लिखा है ORM1 के लिए। इतना जल्दी हो गया, सही है सर। नहीं, ऐसा ORM1 में इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इसमें पढ़ाया ही क्या जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी और ये सब। तो फिर तो ऐसा 11 क्लास का कोई सेंस नहीं बनता है। ये सर, और मॉड्यूल भी इतनी पतली है सर, क्या ही करेंगे 11 दिन। और वो पूरा पढ़ा भी रहा हूँ मैं, आपको कम नहीं ये मिलेगा, ऐसा सब ऐसा एकदम बढ़िया सब पढ़ाई दी सर एकदम। उसका टेंशन नहीं रहता है। 11 क्लास, अब जो बच्चे अभी कोटा में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं ही उसमें, उनसे पूछ लेना 11 क्लास तो नहीं होना चाहिए। वो 11 क्लास दे दिए होंगे तो उनके केमिस्ट्री टीचर बड़े खराब मिले हैं उन सबको। वो उसी में परेशान है वो लोग। अच्छा हाँ सर, ऐसा हो सकता है सर, सही कह रहे हैं। हाँ, मैथ का, वहाँ केमिस्ट्री का। बहुत प्रॉब्लम है सब जगह, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं, क्या करूँ। चलो कोई ना कोई एक रह ही जाता है कम में, जैसे कोटा की पूरा स्थिति बढ़िया भी नहीं। सही है। हाँ देखो, मेन दिक्कत क्या है, कोटा की स्थिति भी सही नहीं है ना, रेजोनेंस की स्थिति है ही नहीं सही यार। कोटा की स्थिति भी सही नहीं है। कोटा कौन सा रेजोनेंस सर स्टेबल नहीं सर। नहीं, कोटा की स्थिति ही खराब है भाई। कोटा में भी फैकल्टी टिक कहाँ रहे हैं। कोटा में फैकल्टी, अब देखिएगा जो बच्चे पिछले साल 2020 में जो बच्चे पढ़ रहे थे रेजोनेंस में ही, और जब फ्रेंचाइजी हुआ तो उसके उनके लगभग 20 फैकल्टी चेंज हुए हैं, 20 15 20 ऐसे बच्चे तो परेशान। कोई टॉपिक कोई आगे पढ़ा दे रहा है, कोई कभी कोई आ जा रहा है, कब कोई चेंज हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सर हमारे साथ भी यही हो रहा था 11th में। ये हो ही रहा था, सब जगह हुआ ऐसा। कोटा के अंदर ही, कोटा में जो पढ़ रहे थे बच्चे वो बहुत सुकून से थोड़ी पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से थोड़ी पढ़ लिए हैं, कुछ नहीं पढ़े अच्छे से। रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस के अंदर ये दिक्कतें रह गई थी कि फैकल्टीज बार बार चेंज हो रहे थे, 10 दिन के बाद दूसरा फैकल्टी आ रहा था, कुछ वो पढ़ा रहा था, कुछ PDF से पढ़ा रहे थे, कुछ लोग कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, ये सब चल रहा था। 2020 के अंदर तो पूरी बर्बाद कर दी गई सिस्टम को। 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा, लोग पूरी तरह से ये नहीं सोच के चल रहे थे कि इतना दिन लॉकडाउन खींच जाएगा। बच्चों को सर 11 नहीं कंप्लीट है सर। तो वो सब चीजें हुआ है पिछले बार, तो ये सब बहुत कुछ हुआ है। 2020 के अंदर ऑफलाइन कोचिंग बहुत ही खराब स्थिति में था, तो ये तो दिक्कत था ही। सेक्शन, हाँ बोलो सर ये DU में और कुछ बताना है, मतलब अभी जैसे DU1 है तो एक पाई बॉन्ड एक रिंग, और 2 3 4 ऐसे कुछ हाँ, होगा तो लिखवा दीजिए सर, सेम क्योंकि हम है। लोग को उतना वो लिखवाया नहीं गया था, मुझे याद नहीं, बस फॉर्मूला ही लिखे थे शायद कॉपी में हम लोग। तो DU1 होगा तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है, क्योंकि देखो DU1 का मतलब इसको देखा ही कैसे जाता है, पहले आप समझो। DU एल्केन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, और एक DU का मतलब 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। एक DU जब आता है ना, उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। एक पाई बॉन्ड में भी 2 हाइड्रोजन कम होता है, और एक रिंग भी जब आप बनाते हो ना, तभी 2 हाइड्रोजन कम होता है। तो DU1 है तो एक पाई बॉन्ड आएगा या एक रिंग आएगा। अगर मान लो तुम्हारा DU2 आ गया, इसमें 3 केसेस बनेगा। एक, या तो 2 पाई बॉन्ड आ जाए। अब 2 पाई बॉन्ड 2 तरीके से होता है,
दो डबल मतलब बॉन्ड आ सर जाए, बस दो, एक DU से 2 हाइड्रोजन की कमी होती है ना बस, एक ड्यू से 2 हाइड्रोजन कमी होती है, बस बाकी से समझ जाएंगे बाकी। तो फिर 2 ड्यू से 2 पाई बॉन्ड बन सकता है, एक पाई एक रिंग बन सकता है, और 2 रिंग बन सकता है, ये पूरा सेंस आ जाएगा। एक पाई एक रिंग 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि एक ट्रिपल Triple बॉन्ड आ bond. जाए और एक या 2 डबल बॉन्ड आ जाए, ये सब यस सेंस सर, आता है। यस सर। जब तक इस सेंस को हम क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है कि क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए, ये आपको इतना जरूर हेल्प कर देगा कि अनसैचुरेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, रिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ ये बहुत ज्यादा मदद करता है, आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसकी जरूरत तो आपको पड़ती ही पड़ती है, बिना इसके तो हो ही नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, तो अब सेक्शन डी में बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में तभी 2 क्लास लग जाएगा, जैसे आज का क्लास और एक दिन और, बस अगले क्लास में खत्म। अगले सर क्लास मंडे को सर रख लीजिए डिस्कशन सर, GOC1 का सर। जीओसी का इसी का क्लास कर लेंगे मंडे को भी। यस सर। मंडे को ORM खत्म कर देंगे और उसके बाद पूरा सॉलिड स्टेट चलेगा, और सॉलिड स्टेट के साथ आपका जो टेस्ट संडे को है, तो सॉलिड स्टेट भी मैक्सिमम लगभग कवर हो जाता है 5 क्लास में, 4 से 5 क्लास में सॉलिड स्टेट मैक्सिमम कवर कर देंगे हम, मैक्सिमम तो मतलब हद तक कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा। अगर इस वीक में आपके संडे को पेपर होता है तो ठीक है, और अगर वो टल जाता है एक हफ्ते तो फिर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं आपको 2-3 लेक्चर पढ़ा दूंगा। पता नहीं सर, हम लोग कोई आइडिया नहीं है क्या होगा सर, कुछ कह नहीं सकते हम नहीं भी लोग। टलेगा तो भरोसा नहीं हमारा सही में। सिलेबस हो जाएगा, अगर नहीं भी टलेगा तो हम उतना सिलेबस तो पढ़ा ही रखे होंगे, क्योंकि इस बार देखो सॉलिड स्टेट पूछे नहीं थे, वो लिखे जरूर थे लेकिन तब भी सॉलिड स्टेट उन्होंने पूछा नहीं था। यस सर, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ORM 1 वो पूछेंगे इस बार, तो ORM 1 पूछेंगे और सॉलिड पूछेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए, तो आपका टेंशन नहीं है सर। तो हो जाएगा। प्लीज सर, आप तो करा ही और ऐसे देंगे। भी सिलेबस वो एक हफ्ते यहाँ मुझे लगता है टालेंगे ही टालेंगे, एक हफ्ते टालेंगे तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ा दूंगा आपको, गैल्वेनिक तो सेल। दिक्कत है केमिकल बॉन्डिंग की है सर, सवाल हो नहीं पाएंगे सर उसके पेपर में। केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सा एक बार पढ़ लो ना, हो जाएगा वैसे। सर केमिकल आप बॉन्डिंग पढ़े पढ़े हुआ ही नहीं सर, SBS केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है ही सर, मतलब वो हुआ ही नहीं सर वो है। मतलब कितना ही पढ़ ले हाँ सर, वो सर। मेंस तक ही निकाल पाते हैं सर, वही एडवांस सर, क्वेश्चन मतलब वो नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो रिवाइज वाइज नहीं SBS वो सर कुछ भी पढ़ना ही है पाते ही सर नहीं वो। सर, सर बोर्ड पेपर से SBS सर बस सर उस समय समझाए थे बोल बोल के कि ये समझ लो, फिर आगे कुछ रिवाइज करते टाइम समझ ही नहीं आता अच्छे से। पता नहीं सर क्या किया था, हमें तो समझ नहीं आया कुछ। बोर्ड पे 4 पहले जगह क्या लिख होता है ना, देंगे और उसमें नोट्स क्या लिखवाने करें। कुछ फैकल्टीज होते हैं लिखवाते कम है, और लिखवाना हाँ ज्यादा सर चाहिए वही। क्योंकि बच्चा तो 2 साल लिखवाते हाँ तक। हैं सर। पढ़ाते हाँ भी सर नहीं वही, सर, वो मतलब फालतू तो टीचर। लिखवाते उतना क्योंकि नहीं लिखवाते सर। समय सर रिवीजन में ही हेल्प होती है सर, बाद में हाँ, रिवीजन ही लिखवाने का करना है मन लास्ट में। क्योंकि बच्चा सिर्फ लिखवाने उसी से समय के लिए थोड़ी पढ़ रहा है कि आज पढ़ा और एक दिन के बाद उसको एग्जाम देना है, ऐसा तो पढ़ नहीं रहा है वो। वही तो यस सर, सर, उसके वही पास एंड सर, में वही बात रिवीजन है। ही करना है सर अच्छे से। वो तो जरूरी होता लिखवाने है। का भी नहीं सर, उनका वो पढ़ाते बहुत खराब हम है लोग सर, 4 केमिकल जगह लिख बॉन्डिंग देंगे मतलब हुआ बस। ही नहीं सर, ऐसे हम लोग का हाल है सर, मतलब सवाल तो ये बनेंगे हुआ ही। ही नहीं सर, छोड़ दिए सर, आप आए सर इसलिए केमिस्ट्री कोई नंबर आने लगा। नहीं हो जाएगा, उसका टेंशन मतलब। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में भी वो देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाली क्लास, अभी तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, केमिकल बॉन्डिंग का ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, अभी तो नहीं आना चाहिए, तो देख सकते हो एक बार। देखते हैं नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड सर करवा पर दूंगा। नोट्स जब भी में आप तब भी सही पढ़ाएंगे सर तो सर याद से बता दीजिएगा जरूर जरूर बता देंगे, मतलब क्लास केमिकल में। बॉन्डिंग जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन। नोट्स मिले था तब भी सही रहे सर। नोट्स मिल जाएगा, नोट्स देखता हूँ मैं, मेरे पास होगा तो मैं आपको वो नोट्स। सब पूरा भेज दी सर, उसी से लिख के याद कर लेंगे। ठीक ठीक, नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वो मिल यस। जाएगा। चलिए सेक्शन डी में बात कर लें थोड़ा सा। देखिए इसमें लिखना है बाई मॉलिकुलर, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जहां से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SN2TH का नाम देंगे। ये एक करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, देखो जब भी SN2TH की बात आएगी ना तो ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एसिड और एसिड डेरिवेटिव का। देखो बेटा एक समझदारी डेवलप करनी होगी, अगर मैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव देखूंगा तो मेरे दिमाग में SN2TH आ जाना चाहिए। जब भी मेरे पास एसिड दिखाई दे और उसका डेरिवेटिव दिखाई दे तो मेरे दिमाग में SN2TH चलना चाहिए, यही मतलब होता है। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं पहचान पाओ, रैंडम कुछ भी लगाने लग जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। आपको दिखे एसिड और उसका डेरिवेटिव तो आपको एक रिएक्शन सोचना चाहिए SN2TH। अभी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे।
लेकिन जो पहली पॉइंट होती है वो जरूर याद रखना चाहिए। यही पहचान दिलाता है आपको कि किसमें SN2TH लगाना चाहिए। अब कोई SN2TH कार्बोनिल में बोलने लग जाए, ये गलत बात होगा ना। अगर कोई बच्चा कार्बोनिल कंपाउंड दिया और मैं बोलने लगा SN2TH होगा सर, ये गलत बात है। कार्बोनिल कंपाउंड में NAR होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हर एक पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए पार्टिकुलर रिएक्शन सजेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि हर एक में कोई भी कुछ भी बोल चले जाओ, ऐसे नहीं होगा। जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन बताए गए हैं SN1, SN2, E1, E2, E1CB। ये 5 रिएक्शन सोचा जाता है अल्काइल हैलाइड में, तो कुछ भी सोचने से गलत हो जाएगा आपका। तो अगर आपको SN2TH बोल भी रहे हैं कहीं पे आप, वो तभी बोलिए जब वो एसिड और उसका डेरिवेटिव दिखे। आप कार्बोनिल में SN2TH नहीं बोल सकते, या फिर एसिड और एसिड डेरिवेटिव में कोई बच्चा NAR नहीं बोल सकता है। तो बोलने का एक तरीका होगा, हर एक चीज पे एक पार्टिकुलर रिएक्शन को कट करके पढ़ना पड़ेगा। कार्बोनिल कंपाउंड NAR, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव SN2TH, एकदम काट के पढ़ना पड़ेगा उसको, तब जाकर आपके पूरे कंपाउंड के रिएक्शंस मैकेनिज्म आपके सामने होंगे। और फिर उसके बाद 50 से 60 नेम रिएक्शन आता है, वो अलग से आप एक बार चार्ट बना के उसको रट लो, काम खत्म। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, पूरा मैकेनिज्म एक बार मैकेनिज्म, और किसका रिएक्शन क्या होता है ये याद करना पड़ता है। जैसे मान लो कि मुझे पता है SN2TH, तो एसिड डेरिवेटिव का होता है, एसिड और उसका डेरिवेटिव में होता है SN2TH। तो ये हम एक चार्ट बना लें, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव SN2TH मैकेनिज्म, और SN2TH मैकेनिज्म अपने दिमाग में रखें। ये भी रखना है ना, SN2TH मैकेनिज्म को भी दिमाग में रखना है। कार्बोनिल कंपाउंड NAR के मैकेनिज्म को दिमाग में रखें। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, इनमें रिएक्शन होता है SN1, SN2, E1, E2, E1C, 5 रिएक्शन। उसको लिखें और रिमार्क करें और उसको बाद में याद रखें। बस आसानी से धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ता चला जाएगा, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन बना के रहोगे। और आप समझ लो कि JEE एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगा है अभी, लगभग फिजिकल से ज्यादा ही क्वेश्चन अभी ऑर्गेनिक में आ जा रहा है। फिजिकल ज्यादा मतलब आप समझो कि पूरे पेपर का, केमिस्ट्री के पूरे पेपर का लगभग 40% केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का होता है। 40%, सोचो 60% में फिजिकल और इनऑर्गेनिक होता है, 40% ऑर्गेनिक होता है, जिसमें 40% में 40% तुम्हारा फिजिकल का भी रहता है और 20% इनऑर्गेनिक का पार्ट रहता है। 40-40-20 ये परसेंटेज रहता है। तो 40% तो सीधे सीधे ऑर्गेनिक है, और एकदम ऑर्गेनिक आसान है। बस आप एक टेबल बनाना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। उस फ्लो चार्ट में हर चीज लिखना है, जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए उसको एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसको लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज है जिसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस मिलता है, बीच के कोई स्टेप छूटने नहीं चाहिए। छूट गए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं पे छूट जाएगा आपका, उसके बाद आगे बढ़े भी नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम सीक्वेंस में चलता है, आप शॉर्ट नोट साथ में बनाते चले। ORM1 शॉर्ट नोट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये जितने भी सॉल्वेंट वगैरह जितनी भी चीज है उसको एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से पढ़ें, और उसको डेली पढ़ें, डेली 2 दिन 3 दिन तो उसको बार पढ़ें। तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी पकड़ में आ जाओगे, और अच्छी पकड़ आ गई और इतना आसान, सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ये समझ लो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम देखते देखते बनता है यार, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिलाता है। यस सर, ये बात सही है सर। तो ये फायदा देगा आपको, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। जिस दिन पढ़िए उसके साथ एक छोटी डायरी रखिए, साथ में उसको शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। जो पॉइंट्स आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल जाऊंगा, मैं उसे लिख लीजिए। लिख के बार पढ़िए, मत पढ़िए फिर कॉपी की कुछ बातें लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स नहीं लिखा जाता, मैकेनिज्म लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में। मैकेनिज्म में भी वो ऐसा मैकेनिज्म लिख लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि भूल जाऊंगा मैं, जनरल मैकेनिज्म नहीं लिखा जाता है, ठीक। और 50 रिएक्शन मान लो, नेम रिएक्शन है 50 नेम रिएक्शन, वो अलग से आप एक फ्लो चार्ट बना लो, उसको याद कर लो, कंप्लीट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो SN2TH में बात करें, लिखना है इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव अब बस तुम्हें ये दिक्कत होगा कि डेरिवेटिव सर क्या होता है, समझाइए इसको। ये एसिड तो समझते हैं, डेरिवेटिव नहीं समझते। तो डेरिवेटिव कुछ बड़ा चीज नहीं है। एसिड तो RCOOH होता है,
और डेरिवेटिव में एक हो गया एसिड हैलाइड RCOX, RCOOCOR एनहाइड्राइड, RCOOR एस्टर, RCOOR और RCONH2 एमाइड। ये इसका डेरिवेटिव होता है। ये एसिड है और ये इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में क्या है? हैलाइड है, एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है, ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है और ये एमाइड है। इनमें रिएक्शंस आप SN2TH सोचिए, इनमें आपको SN2TH सोचना चाहिए। जब एसिड हो, एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो और एमाइड हो, इसमें आप जरूर सोचिए SN2TH सोचना चाहिए आपको। ठीक, जैसे आपको कभी भी एसिड हैलाइड मिल गया। सर डेरिवेटिव के बारे में क्या बोल रहे थे आप? डेरिवेटिव का फिर से मतलब ये था, मैं ये बोल रहा था कि एसिड का डेरिवेटिव हैलाइड होता है, एनहाइड्राइड एसिड से बनता है ना ये, जैसे एसिड हैलाइड सर हो मतलब गया। एसिड से डिराइव होके ना। हाँ, तो उसको एक लिक्विड डेरिवेटिव एसिड। बोल सकते हैं। एसिड डेरिवेटिव है ये, एसिड का और उसी का डेरिवेटिव, ये याद कर सकते हो आप। एक एसिड हो गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया और एमाइड हो गया। तो 4 आपको एक्स्ट्रा नाम याद करने हैं। ये एसिड जैसा लगता है, देखो आप, एसिड जैसा नहीं लग रहा है आपको? COX, ये सर लग रहा है। तो एसिड जैसा है इसलिए उसका डेरिवेटिव है वो। एसिड जैसा RCOOH और उसके बाद एसिड डेरिवेटिव, इनमें रिएक्शन होता है SN2TH का। तो पहला तो ये नाम याद रखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसका है? एसिड और उसके डेरिवेटिव का, जरूर याद रखिए। तभी तो आपको पहचान होगा कि SN2TH किसी और में मत बोल दीजिएगा। कम से कम इतना तो ध्यान रखेंगे कि आपको इसी में बोलना है SN2TH। अगर एसिड और उसका डेरिवेटिव दिखे तो एक तरीका SN2TH के दिमाग में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आना चाहिए, वो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें मैं SN2TH बोल रहा हूँ तो ये गलत बात है। इसका मतलब मुझे नॉलेज ही नहीं है उस मैकेनिज्म का कि किसमें कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होता है। जिसमें जो मैकेनिज्म अप्लाई होता है मैं वो बोलूँ तो गलत नहीं है, तो गलत नहीं है, तो मैं सही बोल रहा हूँ। जैसे मैं अगर कोई मान लो मुझे कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, अल्डिहाइड दे दिया, तो अल्डिहाइड के रिएक्शंस को मैं एकदम दिमाग में फिट रखूंगा कि मुझे NaR सोचना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पूरा मैकेनिज्म दिमाग में आना चाहिए। कि मेरे पास अल्डिहाइड नेम रिएक्शन होगा तो अलग होगा। वो नेम रिएक्शन मैंने बोला है 50, वो आपको अलग से चार्ट बना के याद करना पड़ेगा। नेम रिएक्शन के अलावा जो मैकेनिज्म पे आता है वो मैकेनिज्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, 2, 3, 4 जो पढ़ोगे उसका पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और वो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस से हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो चीजें फिक्स होगा ही नहीं। एक बार समझ लोगे और उसके बाद उसको 1-2 बार लिख लोगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। छप गया तो मैकेनिज्म दिमाग में रहेगा, चलो ऐसे करते थे, ऐसे करना है, बस वो। और क्या होता है ऑर्गेनिक, तो आसान होता है ना फिर। चलो फिर इसके बारे में आगे की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, एसिड डेरिवेटिव जैसे मान लो आपने लिया एक एसिड डेरिवेटिव ले लो, और इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं अभी आपको। एक एसिड डेरिवेटिव आप ले लो, तो आपने बोला कि सर मैं एसिड डेरिवेटिव में RCOG ले लेता हूँ सर, और G की जगह पे सर मैं ऐसा बोलता हूँ, यहाँ पे हेलोजन हो सकता है सर, यहाँ पे OCOR हो सकता है, यहाँ पे OR हो सकता है और NH2 हो सकता है। ये ले लेता हूँ सर मैं RCOG, और इसका सर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाता हूँ। तो सर ये बनेगा क्या? ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा RCO न्यूक्लियोफाइल और प्लस G-, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये एसिड डेरिवेटिव को G से डिनोट कर दिया मैंने, जिसमें G की जगह पे X रख सकते हो आप, OCOR रख सकते हो, OR NH2, और एसिड तो OH है तो उसको भी रख सकते हो, वो दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट ये बना। अब इसी का मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म से पॉइंट निकालेंगे। मैकेनिज्म से ही पॉइंट निकल के आता है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। पहले तो इसका मैकेनिज्म लिखेंगे और मैकेनिज्म से जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे ना उनको भी कलेक्ट करेंगे। देखिए पहला क्या होता है, जब RCOG होता है इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाया जाता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करता है,
ये बन जाता है RCO माइनस, यहाँ पे G और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। वही लिखा हुआ था ऊपर, देखो SN2TH में यही तो लिखा हुआ था, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक, ये हो गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जैसे डोनेट करेगा अब यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाता है और लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये आया कि यहाँ से G निकले कि न्यूक्लियोफाइल निकल जाए, मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने से यहाँ पे दो बात कंपटीशन तो होना ही होना है। क्यों competition होना? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हैं, जो जुड़ा है वो भी निकल सकता है, हो जाए कि वैसे अच्छा लिविंग ग्रुप वही हो जिसे आपने जोड़ा, वही अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो यहाँ पे कंपटीशन, एक मारपीट वाली चीज हो गई। यहाँ पे एक मारपीट हो गया कि अब निकलना किसको है। तो निकलने के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, निकलने के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो अभी G को निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो G को निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, बिना कंडीशन के नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मारपीट वाली सिचुएशन है। आप देख, आप खुद सोचो कि अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब चांस दोनों के बन गए निकलने के, कि जो जुड़ा है वही निकल जाए या जो पहले से है वो निकल जाए। तो उसके लिए एक कंपटीशन माहौल हो गया। तो कंडीशंस पे बात करना पड़ेगा कि अगर G की लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो न्यूक्लियोफाइल आया है उससे अच्छा है तो G निकलेगा, है या नहीं? तो Yes, sir. कंडीशन के साथ आप G को निकालना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब यहीं पे तुरंत कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा? अगर G को निकालना है तो उसके लिए पॉइंट करना पड़ेगा, G मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप, G मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप देन न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस। G को अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकलेगा वो। ये बात समझ रहे होंगे आप। G को निकालने के लिए दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया और दोनों के लिविंग ग्रुप एबिलिटी में हमें चेक करना पड़ेगा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन निकल जाएगा जल्दी निकल जाएगा, उसको निकाल देंगे। तो G मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप देन न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए यहाँ पे? दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन इसी को और कह सकते हो आप, अच्छा लिविंग ग्रुप वही होता है जिसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है, होती है सर। weaker base is the good living group। G must be, इसी को और कह सकते हैं आप, G must be weaker base than nucleophile Nu माइनस। वो दोनों शब्द एक है क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी और बेसिसिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। समझिए दोनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट एक ही है आपको, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया। जब आप न्यूक्लियोफाइल को लेकर आए और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपने जैसे ही बनाया, वैसे ही एक कंपटीशन शुरू हो गया, एक मारपीट शुरू हो गया कि अब यहाँ से निकलेगा कौन। तो अब निकलने के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर G को ही निकालना है तो G की लिविंग ग्रुप एबिलिटी न्यूक्लियोफाइल से अच्छी होनी चाहिए। अगर जो जुड़ गया है, जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर G से अच्छी है तो निकलेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा ना। फिर उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। रिएक्शन होगा ही नहीं। फिर जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ा ही नहीं, जुड़ के फिर निकल ही गया, उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? नो रिएक्शन। तो ये कंडीशन के साथ आप G को निकाल सकते हो। G को निकालना है तो G और न्यूक्लियोफाइल को देखना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल और G में अगर जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा। G निकल गया तो आपका प्रोडक्ट यस हो गया, और अगर न्यूक्लियोफाइल ही निकल गया तो प्रोडक्ट नो हो गया, तो नो रिएक्शन। समझिएगा, इसको अभी आगे एग्जाम्पल समझा देंगे, अभी तो इसके पूरे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। बट एक बात तो हमने समझ लिया कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक। अब एक चीज और, इस पॉइंट के बाद मुझे एक चीज और समझ में आया, इस SN2TH रिएक्शन को एक नाम से और जान सकते हैं हम। क्या नाम से जान सकते हैं? वो नाम ये है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और फिर यहाँ से कोई एक ग्रुप निकल गया, मतलब एलिमिनेशन हुआ। एक ऐड होना, एक का जाना। दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
फर्स्ट ऐड, बाद में इलिमिनेट, दिस इज एडिशन, एंड द आफ्टर दैट द इलिमिनेशन। यस तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एडिशन इलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक नाम से और जान सकते हैं आप, कभी कभी SN2TH की जगह पे लिख भी देता है कि एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन में किसमें होगा। तो SN2TH रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इट इज आल्सो नोन एज addition elimination reaction. It is also known as addition elimination reaction. ये एक और रिएक्शन के नाम जाना जाएगा। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। जो पॉइंट दिख रहा है उसके हिसाब से लिखा गया। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में बहुत देर से चल रहा होगा, सर इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है, ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर शब्द क्यों लिखा गया है। सर मैं तो समझ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है, क्यों, क्योंकि सर न्यूक्लियोफाइल आकर जी को निकाल दिया है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है सर, ये बाई मॉलिक्यूलर शब्द नहीं समझ में आ रहा है। तो बाई मॉलिक्यूलर केमिकल काइनेटिक्स का टर्म है वो। केमिकल काइनेटिक्स में एक मॉलिक्यूलरिटी होता है, एक टर्म होता है मॉलिक्यूलरिटी। इसमें कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं इन स्लोएस्ट स्टेट, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे लिखना पड़ता है, मॉलिक्यूलरिटी में लिखिएगा नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर इन slowest state, collide with each other in slowest step is molecularity। तो slowest step में रिएक्ट करते हैं जितने पार्टिकल, वही होता है उसका मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो इसमें कितने पार्टिकल स्लो में रिएक्ट कर रहे हैं, एक ये है और एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दो तो हैं, ये स्लो स्टेप ही तो है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो होगा, जितने पार्टिकल स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्ट करते हैं वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी रिएक्शन कितना है, 2 है कि नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कितनी है, 2 ही पार्टिकल तो कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर आप कोई लिखा हो बाई मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर। सर इसमें कैसे देखें कि 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, वो बता दीजिए वाला। आपको देखिए, आपने ये रिएक्शन करवाया, इसका इसके साथ करवाया, एक पार्टिकल ये हुआ, एक पार्टिकल ये हुआ, क्या 2 ही पार्टिकल है ना। हाँ सर ठीक है सर। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, यही तो दोनों में रिएक्शन हो रहा है, यही तो दोनों कोलाइड कर रहे हैं दूसरे से। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। जितने पार्टिकल कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ स्लोएस्ट स्टेप में, वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होता है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए इसको रिएक्शन क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। और फिर से इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कहना है, कैसे रिएक्शन करवाना है, ये समझ में आ गया। अब पॉइंट्स अगली बात करते हैं, SN2TH की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। हाँ बोलो सर, ये SN2TH का क्या मतलब है? SN2TH का मतलब है, देखो बाई मॉलिक्यूलर समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गया, और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, और TH का मतलब टेट्राहेड्रल। अच्छा सर, ठीक। शॉर्ट फॉर्म हो गया ना। देखो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर, तो उल्टा पढ़ो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और TH का मतलब टेट्राहेड्रल। हाँ सर, ठीक। SN2TH, ठीक। अब SN2TH समझ में आया, नाम क्यों है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वो SN2TH। ये समझ में आया यहाँ तक। अब एक बात बताओ कि SN2TH की रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगा। ये कि जी एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो, मतलब तो SN2TH की रिएक्टिविटी
न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है? इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। कार्बन 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 प्रोटेक्ट कर सर, और कार्बन कैसा है? गरीब। गरीबी सर, जितनी गरीबी हो इसकी रही गरीबी और बढ़ाओ, SN2TH की रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। यस सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ Yes, sir. SN2TH। ये बात कहना गलत तो नहीं है, यहाँ पे ये सेम ही है लाइन सर। लिख सकते हैं आप। EWZ -M -I increases the reactivity of SN2TH. Increases the reactivity of SN2TH. ठीक, क्लियर? सर ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2TH की रिएक्टिविटी बढ़ाता है, -M-I रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताओ बेटा, अगर मैंने बोला कि ये एसिड डेरिवेटिव मेरे पास है RCOX, मेरे पास है RCOCOR, ये क्वेश्चन आया हुआ है RCOOR और है RCONH2, इन चारों में बताओ तो किसमें SN2TH फास्ट होगा? किसमें SN2TH की रिएक्टिविटी ज्यादा है? ये A है, ये B है, ये C है और D है। अब कार्बन पे सी या गरीबी- बी में सर? डी ऑप्शन। नहीं, पूरे में बताओ, ऑर्डर बता दो एक बार, ऑर्डर सी बताओ। बी ए डी। DCAB। कार्बन की गरीबी देख पा रहे हो क्या? कौन सा कार्बन ज्यादा गरीब है? कौन सा कार्बन ज्यादा गरीब है? SN2TH में देखो तो सही, थोड़ा सा ध्यान से तो देखो। OR वाला। OR वाला ज्यादा गरीब है। कैसे देखा आपने कि OR वाला ज्यादा गरीब है? डबल बॉन्ड ओवर तो माइनस एम शो करता है ना सर D वाला। -I सर B। सबसे पहले आप मेरे साथ देखिए, आप ये X को देखिए, X इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -I से, ये जो OCOR है ना, ये +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +M है इसमें, और यस इस ऑक्सीजन का भी +M है और इस NH2 का भी +M है, लेकिन हैलोजन -I शो करता है। यस सर। तो इस बेसिस पे अगर डेफिशिएंसी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी तो ए में है, और बी सी डी में, डी वाले में तो +M बहुत ज्यादा है, तो गरीबी तो कम हो गई। इस बीच में ABCD होगा। अगर सबसे ज्यादा कोई रिएक्टिव है तो हैलाइड वाला है, उसके बाद इस एनहाइड्राइड है, उसके बाद इस्टर और उसके बाद लास्ट में एमाइड है। ये आप देख लो एक बार, ये समझ में आ रहा है क्या रिएक्टिविटी वाला चीज? यस सर। देखो, रिएक्टिविटी एसिड डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा हैलाइड का होगा, फिर एनहाइड्राइड का होगा, फिर इस्टर का होगा और लास्ट में एमाइड का होगा। एक बार चेक कर लो, एक बार आप चेक कर लो। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। ये समझ में नहीं आया? आया सर, आया एकदम। TH की आ गया रिएक्टिविटी सर। तो गरीब कार्बन देखना है भाई, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हो, गरीब कार्बन पे अटैक होगा। अब ये देखो, गरीब, ये गरीब है और हेलोजन उसकी गरीबी को और बढ़ा रहा है। ये गरीब है लेकिन उसको सपोर्ट मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा सपोर्ट उसको NH2 से मिलेगा, क्योंकि NH2 का +M ज्यादा होता है, क्योंकि NH2 में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो गरीबी ज्यादा इस कार्बन पे हुआ कि नहीं हुआ? ए पे हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा गरीबी ए पे है कि नहीं है? है सर। तो गरीबी से ही तो न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी करेगा। और जिस Yes, ऑर्डर sir. में इसकी रिएक्टिविटी है उसी ऑर्डर में इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी होगा। जिस ऑर्डर में इसकी रिएक्टिविटी उसी तरह से तो उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी तो होगा, उतना ही फास्ट उसका ग्रुप निकलेगा भी तो। इट मींस यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करी जाए तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मतलब X- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्योंकि रिएक्शन को फास्ट करना है तो X- सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होगा? O- COR होगा, उसके बाद कौन होगा? OR- होगा, और उसके बाद कौन होगा? NH2- होगा। उसी सेंस में निकल भी जाएगा O-, ये तो OR- सर स्टेबिलिटी से बढ़ाने का ऑर्डर था ना सर, और ये निकल जाएगा तब स्टेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? नहीं, वो तो लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी तो ज्यादा है।
अगर वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आगे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसका ग्रुप निकलने की भी टेंडेंसी उतनी ज्यादा होनी चाहिए ना। यस सर, यस सर। तो एक तो दूसरा वो चलो हटा दो, उसको सेंस नहीं भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझदार हो कि हैलाइड माइनस सबसे ज्यादा होगा, हैलाइड सर माइनस। वैसे ही यस देखेंगे। सर, लीवेन पे सबसे ज्यादा होना। और इसके बाद ये ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो डिलोकलाइज्ड है, यस सर। स्टेबिलिटी है। और नाइट्रोजन में माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्सीजन चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। या तो आप रिएक्टिविटी से देख लो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, या तो आप ऐसे ही जनरल केस से देख लो जैसे आप देखते थे। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होता है वो रिएक्टिविटी जितना ज्यादा उसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी रिएक्टिविटी से होना है ना। तो सबसे ज्यादा एक्स माइनस, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हो, यही वाला सेम क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन जेई मेन का है। जेई सर मेन ये 2005 या 6 में आया होगा। हाँ बोलो। सर ये x माइनस का OCOR से ज्यादा कैसे है? उसमें तो रेजोनेंस भी है। नहीं उसमें रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स माइनस है, एक्स माइनस का मतलब सीएल माइनस ज्यादातर एफ वाला होता नहीं है, यहाँ पे एफ वाला होता नहीं है। हाँ सर। सीएल माइनस, बीआर माइनस और आई माइनस, ये 3 होते हैं। इनके जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना, वो एक 2p और एक 3p का बॉन्ड है। समझो, अगर ये देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब बॉन्ड टूटने पे भी जो एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी भी देना पड़ता है ना। तो हाँ यहाँ पे क्या है ना, कार्बन और क्लोरीन जब आप रखते हो, कार्बन और क्लोरीन, तो क्लोरीन जब है तो ये कार्बन 2p का है और ये क्लोरीन 3p का है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है 2p और 3p के बीच में। जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो 2p 2p के बीच में बना है, यहाँ भी बॉन्ड बना है 2p 2p के बीच में बना है, यहाँ पे 2p 2p के बीच में बना है। इसीलिए ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा क्या होगा, वीक। तो यहाँ पे खर्च कम होंगे, बॉन्ड तोड़ने में भी तो खर्च होता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के लिए एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हो आप कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो स्टेबिलिटी होता ही है, लेकिन उसके पहले जब जुड़ा हुआ है वो, उस जुड़े हुए में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, वो वीक होना चाहिए। वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। यस सर। और सर अगर वहां से भी ज्यादा निकल जाएगा। इन दोनों के अकेले जैसे स्टेबिलिटी देखें तो फिर भी x माइनस ज्यादा ही होगा, अगर जैसे एक्स माइनस रिएक्शन भी ज्यादा होगा। हाँ, एक्स माइनस हेलोजन वाला है और बिगर साइज पे नेगेटिव चार्ज पे स्टेबल होता है। सीएल माइनस ज्यादा होगा, बीआर माइनस ज्यादा होगा, आई माइनस ज्यादा होगा। बिगर साइज पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे एक चीज और जोड़ सकते हो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में ही, जोड़ना चाहो तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में एक चीज और जोड़ सकते हो आप। ऐसे वो एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन तभी एक चीज और जोड़ सकते हो आप जानना चाहो तो। बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ, वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, सॉरी कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। ये एक लाइन और जोड़ सकते हो, यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाए। और यहाँ पे तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, एक्स माइनस फिर ये और ये पूछा हुआ जेईई में 2005 का क्वेश्चन। ये पूछा था कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यही एससी डेरिवेटिव का ही था। एससी डेरिवेटिव में लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होगा एक्स माइनस ओ माइनस COR, OR माइनस और NH2 माइनस। एक क्लास नेक्स्ट मंडे को ही खत्म हो जाएगा, मंडे की क्लासेस हम इसी पे बात कर लेंगे। होमवर्क कहाँ तक है सर? होमवर्क भेज दूंगा अभी, शीट इसमें ABC तो रहेगा ही रहेगा, और एक्सरसाइज 2 का भी भेज दूंगा, एक्सरसाइज 3 का भी भेज दूंगा। सर संडे भेज दीजिए सर पूरा। अभी भेज देते हैं तुरंत, ठीक है। सर मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को डिस्कशन भी करेंगे और इसको थोड़ा पढ़ाएंगे भी। सेक्शन डी भी पूरा नहीं हुआ है, सेक्शन डी के रिएक्शन अभी बाकी है। एक क्लास पूरा सेक्शन डी पढ़ाएंगे और उसी दिन डिस्कस भी करेंगे। पहले तो डिस्कस कर देंगे, जो होमवर्क देते हैं वो तो डिस्कस करते ही करते हैं। यस सर, डिस्कस यस। करेंगे और उसके बाद फिर ये पढ़ाएंगे, तो ज्यादा नहीं रहेगा, आराम से डिस्कशन भी हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लेना आप। SN2TH अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके एग्जाम्पल समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। SN2TH एक बार से पढ़ लेना आप यहाँ तक, ठीक। ठीक है सर, ठीक। चलो अभी मैं होमवर्क भेज देता हूँ अभी आप, ठीक। ओके सर नोट्स भी भेज दीजिएगा ये। नोट्स और होमवर्क दोनों भेज देंगे। केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स। केमिकल बॉन्डिंग के भी नोट्स भेज सर, देंगे, लेकिन यार कल भेज से दीजिए प्लीज, पक्का सर भेज मंडे दीजिए। को सर GOC का डिस्कशन कर लीजिए सर, क्योंकि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ज्यादा मिला है होमवर्क। अच्छा हाँ ये सही बात है, तो मंडे को GOC का डिस्कशन करा लो। हाँ सर, ठीक है फिर सर, ठीक। ट्यूसडे या वेडनेसडे को कर लीजिएगा इसका। ठीक है, तो मंडे GOC का डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग भेज दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग पक्का भेज दीजिए सर। ठीक ठीक भेज देंगे। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।